Dear students, today we are going to discuss about limitation of Bohr model. Rutherford का मॉडल कंप्लीट नहीं था. There are some limitations, so it was reconstructed by Bohr. But actually Bohr का मॉडल भी कंप्लीट नहीं है. There is also some limitations. Bohr's model of hydrogen atom was no doubt an improvement over Rutherford nuclear model. So Rutherford का न्यूक्लियर मॉडल था, इसमें क्या था? इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस but slowly coming close to the nucleus. So वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन enters in the nucleus. So Rutherford का मॉडल स्टेबल नहीं था. So it was reconstructed by Bohr. बोर ने क्या किया? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस घूमता है. सो ये वाला मॉडल बोर ने दिया, बट देयर इज सम लिमिटेशन. इट कुड अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी. जो रुथरफोर्ड का मॉडल था, इसमें इलेक्ट्रॉन का कोई स्टेबिलिटी, एक्चुअली एटम का स्टेबिलिटी नहीं था. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन पर्टिकुलर ऑर्बिट हैविंग एंगुलर मोमेंटम nh/2π. सो स्टेबिलिटी दे दिया. लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम वी कैन एक्सप्लेन ब्रीफली. इलेक्ट्रॉन अपर लेवल में से लोअर लेवल में आएगा. सो ये वाला रेडिएशन एमिट होगा एंड इट गिव्स लाइन स्पेक्ट्रा. इट्स ओके. बोर का मॉडल रुथरफोर्ड का मॉडल से ज्यादा अच्छा है, स्टेबिलिटी दे रहा है. हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेन कर रहा है. लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक आयंस. बट रुथरफोर्ड का मॉडल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर हैविंग ओनली वन इलेक्ट्रॉन्स. हाइड्रोजन के लिए सही है, बट He हीलियम के लिए सही नहीं है. बट He प्लस हीलियम आयन के लिए सही रहेगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है. लिथियम आयन Li+2, इसमें एक इलेक्ट्रॉन रहेगा. बेरिलियम +3, इसमें एक इलेक्ट्रॉन रहेगा. हाइड्रोजन लाइक का मीनिंग एक ही इलेक्ट्रॉन वाला आयन होगा, तो ये मॉडल सक्सेसफुली एप्लीकेबल रहेगा. नॉट मोर देन वन इलेक्ट्रॉन. हीलियम के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन होता है. यस, दैट इज द लिमिटेशन. सपोज मॉडल इज ओनली एप्लीकेबल हैविंग वन इलेक्ट्रॉन हैविंग एटम हाइड्रोजन एंड वन इलेक्ट्रॉन हैविंग आयंस He प्लस Li+2 एंड बेरिलियम +3. एक्चुअली यहाँ पे क्या एक ही इलेक्ट्रॉन होता है. यहाँ दो में से एक रिमूव हो गया, सो +1. यहाँ 3 था, 2 रिमूव हो गया, +2. यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन था, 3 रिमूव हो गया, सो +3. बोर्स मॉडल वॉज टू सिंपल. बोर का मॉडल वेरी सिंपल था. अकाउंट फॉर द फॉलोइंग पॉइंट्स. सो सम complications we can't describe by using Bohr's model. बोर का मॉडल का मेन 2 लिमिटेशन आ रहा है. फर्स्ट वन, it fails to account for the finer details. Doublet that is too closely spaced line. Yes, जब 2 लाइन in the spectra pass very close आ रहा है, so we can't explain. What happens in the helium? 2 proton in first orbit, there are 2 electron. ये 2 इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी रेडिएशन गेन करेगा, सो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा. सपोज दोनों इलेक्ट्रॉन ने सेम एनर्जी
एब्जॉर्ब किया, सो दोनों सेकेंड ऑर्बिट में चला जाएगा। इन द रिटर्निंग वापस आएगा, सो दोनों का रेडिएशन सेम रहेगा, दोनों का वेवलेंथ, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। सो इस हिसाब से दोनों लाइन वेरी क्लोज, एक ही जगह पे मिलेगा, दैट इज डबलेट। वंस अगेन हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। सपोज दोनों इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में से सेकेंड में गया, सेम एनर्जी गेन करने के बाद, एब्जॉर्ब करने के बाद फिर वापस फर्स्ट ऑर्बिट में आ गया, तो सेम एनर्जी रिलीज करेगा। सो उसका वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। सो एक ही जगह पे 2 लाइन क्लोजली मिलेगा, क्लोजली स्पेस्ड लाइन मिलेगा। ऑफ हाइड्रोजन spectrum observed by using sophisticated spectroscopic technique. This model is also unable to explain the spectrum of atoms other than hydrogen for helium atom. Helium के लिए ये वाला मॉडल सही नहीं है, क्योंकि in the spectrum 2 लाइन एक ही जगह पे आ रहा है। So why? So reason for that is not given by Bohr. Bohr इसका रीजन नहीं दे सकता, which possesses only 2 electrons. Further, Bohr's theory was unable to explain the splitting of spectral line in the presence of magnetic field. Helium में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ओके, एंड ये दोनों इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, ओके। ये वाला क्लॉकवाइज रोटेट होगा और ये वाला एंटी क्लॉकवाइज होगा। सो व्हेन वी डिराइव 2 लाइन इन द सेम प्लेस, सो ये स्प्लिटिंग हो जाएगा। मीन्स व्हेन वी अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला जो 2 रेडिएशन आएगा इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे, सो उसका स्प्लिटिंग हो जाएगा। एक ही जगह पे 2 लाइन आ रहा था वेरी क्लोजली, यहाँ सेपरेट लाइन दिखेगा, दैट इज स्प्लिटिंग का, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। सो उसका नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड और इसका डिफरेंट रहेगा। जब इलेक्ट्रॉन इस चार्ज पार्टिकल वो क्लॉकवाइज घूमेगा, सो उसका नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेटिक फील्ड एंड ये वाला एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। सो ये वाला 2 लाइन एक ही जगह पे मिल रहा था, वो स्प्लिटिंग सेपरेट हो जाएगा, that is called a Zeeman effect. Electron is negatively charged. So charged particle when moves on its axis, ये अपना ऑर्बिट में तो घूमेगा ही, बट लाइक our earth is moving around the sun, so 1 year complete, but also it moves on its axis, so क्या होगा, डे एंड नाइट होगा। सो हियर इलेक्ट्रॉन इज मूविंग क्लॉकवाइज, हियर इज एंटी क्लॉकवाइज। सो इसका इन मैग्नेटिक फील्ड लेने के बाद ये दोनों लाइन एक ही जगह पे मिल रहा है, सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि उसका मैग्नेटिक फील्ड साउथ पोल की ओर अट्रैक्टेड रहेगा, तो उसका नॉर्थ पोल, सो सेपरेट हो जाएगा। ये ज़ीमैन इफेक्ट नहीं समझा सकता कौन, बोर वाला मॉडल। नाउ सेम व्हाट इज स्टार्क इफेक्ट? इन द रेडिएशन वी आर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, हाई वोल्टेज, दो यहां से रेडिएशन आ रहा है, ये दोनों एक ही जगह पे लाइन देगा, बट ये वाला इलेक्ट्रॉन ये वाला यहाँ पे स्प्लिटिंग हो जाएगा, 2 सेपरेट लाइन मिलेगा, दैट इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। यस, सो ये बोर कांट एक्सप्लेन।
Here, second limitation of Bohr model is it could not explain the ability of atoms to form molecule. हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा हाइड्रोजन के पास एक ही होता है. We discussed in the standard 9 in the first orbit there should be 2 electrons. Okay, so यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो सकता है. सो यहाँ 1 वैकेंसी रहता है, यहाँ भी 1. सो ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेट करेंगे और ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा NH2. This one is a atom. This one is a molecule of a dihydrogen. Okay? ये भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता. बोर्स का मॉडल only gives information about a hydrogen atom. और दो एटम केमिकली बॉन्ड बनाने के बाद, बॉन्ड फॉर्म होने के बाद ये मॉलिक्यूल बना रहा है. सो बाय केमिकल बॉन्ड, ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड हो गया इन स्टैंडर्ड 9. जब दोनों इलेक्ट्रॉन का एक एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेशन में आ रहा है, पार्टिसिपेट हो रहा है, सो ये वाला कोवेलेंट बॉन्ड हो गया. सो केमिकल बॉन्ड हो गया. सो मॉलिक्यूल फॉर्म हो सकता है. इसका एक्सप्लेनेशन इज नॉट गिवन बाय निल्स बोर. इन अदर वर्ड्स, टेकिंग इनटू अकाउंट द पॉइंट्स मेंशन अबव, वन नीड्स अ बेटर थ्योरी. सो थॉमसन वाला मॉडल फेल, देन आफ्टर रुदरफोर्ड फेल, देन आफ्टर निल्स बोर failed. So every model of the atom are failed. So one need a better theory. So atom का best explanation के लिए कोई अच्छा मॉडल होना चाहिए. Can explain the salient features of the structure of the complex atom. जो complex means क्या होता है? 2 or more than 2 atoms combine होने के बाद ये मॉलिक्यूल बन रहा है. सो ये वाला कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होगा. सो इन द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल देयर शुड बी मेनी एटम्स. सो ये एक्सप्लेन करने के लिए कोई बेटर एटॉमिक मॉडल होना चाहिए. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मॉडर्न थ्योरी ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड बेटर थ्योरी. देन निल्स बोर was needed and in it was developed also. First of all, I am telling you this is not a question. This is, and don't write in your book. This is only MCQ. Don't write in homework. Towards the quantum mechanical model of the atom. Toward, yes. अपना Bohr's model is also failed to explain other atoms than hydrogen. In view of the shortcoming of the Bohr model, Bohr model में थोड़ा सा limitation आ गया. Attempts were made to develop a more suitable and general model for atoms. Bohr का model only hydrogen atom के लिए applicable रहता है. So more suitable model was needed. So we can apply for all the atoms other than hydrogen, helium, lithium, beryllium. So modern quantum mechanics के लिए 2 principle develop हो चुका था. 2 important developments which contribute significantly in the formulation of such a model. जो एटम का मॉडर्न मॉडल होता है, यस, इसके लिए 2 प्रिंसिपल वाज नीडेड. अपना modern model of atom was developed
on which basis? So first theory was developed, dual means double, dual behavior of matter. जो कोई भी सब्सटेंस होता है उसका ड्यूअल नेचर रहता है. देन अनदर इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. सो MCQ for the modern model of atom, which two development was significantly useful. So first one is the dual behavior of matter and second one is Heisenberg uncertainty principle. This is MCQ. So first short note, we are going to start dual behavior of matter. Now our new question, dual behavior of matter. मैटर क्या होता है? पार्टिकल रहता है. मैटर मीन्स पार्टिकल, वॉट एवर, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन, लाइट का जो पार्टिकल रहेगा ये सब मैटर रहेगा. इसका ड्यूअल बिहेवियर होता है. मीन्स ये वाला पार्टिकल मैटर एज ए वेव एंड एज ए पार्टिकल दोनों बिहेवियर दिखा रहा है. फ्रिंज फिजिसिस्ट, फिजिसिस्ट किसे कह सकते हैं? फ्रांस का फिजिक्स का जो साइंटिस्ट होता था ये वाला फिजिसिस्ट द ब्रोगली in the year of 1924 proposed that matter-like radiation should also exhibit dual behavior. जो कोई पार्टिकल होता है, not a substance, I am talking about a small particle like proton, neutron, electron and hydrogen atom. These are particle matter रहेगा. So matter when moves from one place to another, so behavior of it is like a wave. ये अपना पार्टिकल उसका वेव नेचर भी होता है और उसका पार्टिकल नेचर भी होता है. यस, द मैटर लाइक रेडिएशन. कोई पार्टिकल होता है उसका वेव लाइक वेव जैसा नेचर होता है. should also exhibit dual behavior. Both particle and wave-like properties means जो सन में से लाइट आ रहा है जो एक्चुअली वेव, बट ये वेव की तरह आता है, बट इसका मैनी पार्टिकल्स इसमें आ रहा है. सो वेव्स का रेडिएशन का पार्टिकल नेचर होता है और पार्टिकल का वेव नेचर हो सकता है. सो ड्यूअल नेचर हो गया. लाइट इज कमिंग फ्रॉम द सन. नाउ लिसन, when we take hydrogen atom again, so some radiation are coming from the light. So ये वाला वेव हो गया, बट ये वाला वेव एक्चुअली मेड ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है. सो जो लाइट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल रहेगा ये फोटोन होगा. सो इट एब्जॉर्ब फोटोन एंड वो एक्साइट हो जाएगा and it became excite. So ये वाला फर्स्ट ऑर्बिट में से सेकेंड ऑर्बिट में मूव करेगा. सो ये इलेक्ट्रॉन पूरा वेव्स नहीं गेन कर सकता. वेव्स का जो पार्टिकल होगा वो गेन करने के बाद एक्साइट हो रहा है. सो इसमें पार्टिकल रहता है और जो पार्टिकल होता है उसका मूवमेंट वेव जैसा होता है. So both particle has a wave nature, wave as a particle. This means that just as the photon means a particle of light has momentum as well as wavelength. जो particle होता है उसका mass और उसका velocity होगा. So उसका momentum p हो जाएगा. Mass into velocity gives some momentum. पार्टिकल का मास m, वेलोसिटी v. सो दोनों का मल्टीप्लिकेशन मोमेंटम होगा.
सो कोई भी पार्टिकल जब मूव कर रहा है सो इट हैज ए मास, इट हैज ए वेलोसिटी, सो उसका मोमेंटम क्या होगा, मास इंटू वेलोसिटी होगा। एंड पार्टिकल जब मूव कर रहा है सो उसका वेवलेंथ भी होगा, लाइक दिस, ये वाला वेव हो गया उसका। ये पार्टिकल मूव करेगा लाइक अ वेव, सो पार्टिकल का मोमेंट भी होगा, मोमेंटम, एंड उसका वेवलेंथ भी देगा। सो वेवलेंथ दे रहा है मीन्स वेव नेचर हो गया, और मोमेंटम दे रहा है मीन्स पार्टिकल नेचर हो गया। इलेक्ट्रॉन शुड ऑल्सो हैव मोमेंटम, यस, इलेक्ट्रॉन व्हेन रोटेट्स अराउंड द न्यूक्लियस, सो इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली पार्टिकल, उसका मास होता है, उसका वेलोसिटी होता है। सो इलेक्ट्रॉन का जो अपना ऑर्बिट में घूम रहा है उसका भी मोमेंटम होगा। सो एम वी आर, हियर एंगुलर मोमेंटम होगा, आर इज रेडियस, वी इज वेलोसिटी, एम इज मास। सो इलेक्ट्रॉन का ये मोमेंटम, बट इसका भी वेवलेंथ होगा। इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली पार्टिकल, but when we moves in the orbit, so it like a wave. This is the main thing in our real nature. De Broglie from this analogy gave the following relation between wavelength and momentum. जो पार्टिकल का मोमेंटम p होता है और उसका वेवलेंथ लैम्डा, so there is relation lambda equal to h upon p. Here h is a Planck constant, p is momentum. So ये वाला जो पार्टिकल होगा उसका मास एंड वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन किया p आएगा। So instead of p there should be mv. So पार्टिकल का वेवलेंथ मिल गया। So वेवलेंथ किसका मिलता है, जिसका वेव नेचर होता है। मोमेंटम किसका मिलता है, जिसका पार्टिकल नेचर होता है। सो ये वाला फॉर्मूला गिव्स अ रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड मोमेंटम। हियर m is the mass of the particle, here v is the velocity and p is the momentum. The Broglie predicts was confirmed experimentally when it was found that an electron beam undergo diffraction, a phenomenon characteristics of wave. ये वाला फॉर्मूला प्रैक्टिकली प्रूव भी हो चुका है। यस सर, व्हेन वी टेक इलेक्ट्रॉन बीम experimentally, so any substance when we take electron beam क्या रहता है, number of electrons we are bombarding here, so यहाँ से इसका डिफ्रैक्शन हो जाएगा, इसका पथ चेंज हो जाएगा। सो ये वाला डिफ्रैक्शन हो गया, एक्चुअली लाइट होता है इज अ वेव। कोई सरफेस पे रिटर्न आ रहा है, so that is the wave nature। ये वाला रिफ्लेक्शन हो गया, क्या हो गया, कोई भी वेव सरफेस पर, सपोज हियर इज अ मिरर, यहाँ पे टॉर्च से लाइट व्हेन वी पास, सो ये रिफ्लेक्ट हो गया, सो उसका वेव नेचर। जब लाइट कोई एजिस के पास आ रहा है और यहाँ से उसका पथ चेंज हो रहा है, ये वाला डिफ्रैक्शन कहलाएगा। यस, डिफ्रैक्शन, उसका पथ चेंज हो रहा है। इन आवर विंडो व्हेन sunlight is coming from outside, so here path will be changed। Light is coming from the window, by window from outside, so इसका wave nature हो गया। So electron beam when we bombarding in the particular edges, so ये वाला इलेक्ट्रॉन उसका पथ चेंज कर रहा है,
So electron having wave nature, वेव एक्चुअली रिफ्लेक्ट होता है, वेव का डिफ्रैक्शन होता है, पथ चेंज होता है. सो लाइक इलेक्ट्रॉन का भी पथ चेंज हुआ, इट मीन्स दैट इट शुड बी वेव, इट हैज वेव नेचर. This factor has been put to use in making an electron microscope. This is important point. When we use a simple microscope in our biology lab, this fact has been put to use in making electron microscope. You can see by using microscope we can enlarge any picture. When we take our sample of the blood in the laboratory, we are checking our blood group and some disease in the blood, so we are taking our blood drop into slide, then we are observing by microscope. So what happens, sunlight is otherwise white light is bombarding on the object, then reflection occurs and we can see in our lens enlarge. यहाँ पे लाइट आएगा, यहाँ पे लेंस होगा, so we can 100 times 1000 टाइम ऐसा मोर पिक्चर दे सकते, enlarge कर सकते. Here we are using sunlight. So यहाँ पे क्या होगा, लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, उसका इमेज यहाँ लेंस में जाएगा और उसका एनलार्जिंग 10 टाइम्स 100 टाइम्स और 1000 टाइम हो जाएगा. So light is the wave. Okay. Now here we are using electrons. We are bombarding. We are giving electrons on the object. So क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सरफेस में से रिफ्लेक्ट होगा, जो सब्सटेंस होता है इसका लेयर होता है, यहाँ पे एटम्स होता है, वहाँ से फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर में से इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट होगा, वापस आएगा. देन वी कैन concentrate by lens that image and we are enlarge very more. So light, instead of light we are also using electrons, that means that electron is also behave like a wave. So electron यहाँ पे पार्टिकल आ रहा है, सो ये भी लाइट का वेव की तरह रिफ्लेक्ट हो रहा है और gives information about the substance. So that is electron microscope. So in electron microscope electron behave like a wave. इलेक्ट्रॉन सरफेस की ओर जाएगा, वहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये वाला पिक्चर यहाँ पे बाय लेंस यू कैन सी बाय अवर आई, आई पीस बोलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं वेरी एनलार्जिंग पिक्चर. इन द कॉमन लाइट क्या होगा, it gives only sunlight reflect from the surface, but electron gives detailed information. Yes, by using common light we can enlarge our picture, our substance up to 10 times, 1000 times and 10,000 times. But here 1.5 million times we can enlarge our why? Electron, common light is reflecting from the surface, but here electron is reflecting from first layer, second layer. जो layers होता है substance का, अंदर जाने के बाद reflect होगा. So when we enlarge, तो ये वाला picture blur हो जाएगा, only surface पे आ रहा है, सरफेस पे रिफ्लेक्ट होगा. ये वाला इलेक्ट्रॉन इनर साइड में जाके इंफॉर्मेशन दे रहा है. सो 1.5 मिलियन टाइम्स एनलार्ज, ये वाला एनलार्ज नहीं होगा क्योंकि आवर पिक्चर विल बी ब्लर. सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन यूज होता है. सो ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये उसका भी वेव नेचर प्रूव हुआ.
in the electron microscope, which is based on the wave-like behavior. जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका पथ लाइक वेव रहेगा, सो इस वजह से वो रिफ्लेक्ट हो रहा है एंड वो इंफॉर्मेशन देगा लाइक अ लाइट. Just in ordinary microscope utilize the wave nature of light. In the microscope we are using light. Instead of light we are using electron. So electron wave like nature होता है. And electron microscope is a powerful tool in modern scientific research. अभी modern scientific research के लिए ये वाला important tool हो गया, क्योंकि ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में अभी क्या कोई भी पिक्चर, कोई भी ऑब्जेक्ट वी कैन enlarge, मैग्नीफाइंग 10 times, 100 times, 1000 times, 10,000, its limit. It achieves, but modern our electron microscope achieves magnification of 15 million. 1 million means 10 lakh होता है. So 150, so 150 lakh means 1.5 CR, 1.5 crore we can enlarge any object when we observe in electron microscope. So needle, head of the needle, when we observe in electron microscope, so it look like a table tennis top. टेबल टेनिस का टॉप जितना दिखेगा without any blur. Yes, it is very important tool. कोई पिन होगा, उसका पिन का जो हेड होता है ये वाला टेबल टेनिस का राउंड जितना दिखेगा. It needs to be noted that according to the Broglie, every object in motion has a wave character. Every object has a mass. Yes, this sentence is given by the Broglie. Every substance has mass. Every object mass तो होगा ही, उसका वेलोसिटी होगा, सो मोमेंटम होगा. सो जिसका मोमेंटम होगा उसका wavelength मिलेगा. It means every particle has a wave nature. पार्टिकल का मास होता है, उसका वेलोसिटी होता है, सो मोमेंटम देगा. सो जिसका मोमेंटम होगा ज्यादा उसका वेवलेंथ शॉर्ट रहेगा. इनवर्स h is the constant. Here m into v, जब मास एंड वेलोसिटी लेस होगा तो वेवलेंथ ज्यादा होगा. Yes, the wavelength associated with ordinary object are so shorter. Ordinary object h क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट होता है 6.60 6 to 6 10 to minus 34 joule into second. Suppose mass is 1 kilogram. Here velocity is 1 meter per second. So क्या होगा? इसका वेवलेंथ 6.626 10 to minus 34. यहाँ पे वेवलेंथ मीटर में मिलेगा. Yes, but this is not possible to count by any object, any device. 0.330. Then 6626 रहेगा. इतना छोटा वेवलेंथ रहेगा. जब मास ज्यादा होगा तो वेवलेंथ इज वेरी शॉर्ट.
so we can't measure. So we can say the Broglie principle is not applicable for huge mass having object because of their mass is so short. So short means very short, very short. वेवलेंथ इतना शॉर्ट हो जाएगा 1 किलोग्राम वाला कोई सब्सटेंस मूविंग आ रहा है, सो ये वाला ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सो उसका वेवलेंथ वेरी शॉर्ट रहेगा. ये एक्चुअली वेवलेंथ होता है. इन द मीटर यू कैन सी ये वाला कितना शॉर्ट है 0.330 then 6626 मीटर रहेगा. सो वी कैन से फॉर ह्यूज ऑब्जेक्ट हैविंग मोर मास ये वाला प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं रहेगा. द वेव नाउ दैट देयर वेव प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी डिटेक्टेड. इसका वेव प्रॉपर्टी 1 किलोग्राम 1 ग्राम के लिए भी एप्लीकेबल नहीं रहेगा. फॉर स्मॉल पार्टिकल्स के लिए दी ब्रोगली इज एप्लीकेबल. द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन and other subatomic particle. So the Broglie principle is only applicable for the very small tiny particles like electron, proton, neutron, hydrogen atoms. Mass of electron कितना रहेगा 9.109 10⁻³ kg. So here lambda is equal to h upon mv 6.626 10⁻³ joule into second upon mass 9.109 10⁻³1. Suppose velocity is 1 meter per second होता है तो उसका डिवीजन आएगा 6.626 divided by, now you can see we are applying this formula for electron. Electron का mass 9.109 10⁻³ kg. h is Planck constant. Suppose velocity 1 meter per second होता तो डिवीजन क्या होगा 0.7274. here -34 -31 यहाँ अपवर्ड में आएगा प्लस हो जाएगा 31 प्लस 31 माइनस कट -3 1 पॉइंट मूव्स ऑन राइट हैंड साइड सो -1 होगा सो -4. दिस इज मेजरेबल वैल्यू. ये वाला वैल्यू मेजर हो सकता है बाय यूजिंग सम इंस्ट्रूमेंट. सो वी कैन apply this principle only for proton, neutron, electron and hydrogen having atoms. इसके लिए ये वाला applicable रहेगा. Understood? Very small. Can however be detected experimentally. Results obtained from the following problem prove this point qualitatively. यस ये प्रैक्टिकली प्रूव हो चुका है. द ब्रोगली का इक्वेशन वी कैन अप्लाई ओनली फॉर टाइनी पार्टिकल्स. सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन एटम के लिए अप्लाई हो सकता है. सो दैट इज द क्वांटम मैकेनिक्स का शुरुआत यहाँ से हो गया. क्वांटम मैकेनिक्स क्या रहता है? छोटा पार्टिकल का स्टडी, दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स. So we can study of the small particles. So the Broglie is gives information of the small particles wavelength. So the Broglie principle is only applicable for small particles, not for huge particle. So particle का wave nature prove हो चुका है. Now Heisenberg uncertainty principle, an example we will discuss in our next lecture. Till then, bye.